जय हिंद साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। साथियों, ये क्लास मेरी मूल विधि की चल रही है यूपी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। ठीक है, आज की इस क्लास में ये मेरी मूल विधि की तीसरी क्लास है अपनी। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, तो तीसरी क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? साधारण अपवाद पढ़ रहे हैं। देखिए, साधारण अपवाद हमें मैं आपको सारे पढ़ाऊँगा जितने भी 76 से 106 तक हैं। साधारण अपवाद 76 से धारा 76 से 106 तक, क्योंकि देखिए ये हम वैसे भी अगर हम परीक्षा की तैयारी ना भी करें तब भी हमारे आम जीवन से जुड़े हुए हैं, तो ये हम पूरे पढ़ेंगे। उसके आगे की जो आईपीसी है उसको हम फिर जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। आज की वीडियो के बाद आईपीसी का 2 वीडियो में आईपीसी खत्म कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर पूरी आईपीसी पढ़ने बैठ गए तो कम से कम 20 से 25 वीडियो बनेंगे। अगर पूरी आईपीसी हम प्रत्येक धारा पढ़ने लगे तो उससे 20 से 25 वीडियो बनेंगे, जबकि हमें नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हमें वो चीज़ पढ़नी है। अपवाद मैं सारे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए अपवाद से क्वेश्चन बन सकता है और सारे अपवाद इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर एग्ज़ाम को साइड रख दें हम, तब भी एक आम इंसान, आम नागरिक के नाते भी हमें ये जानने जरूरी हैं साधारण अपवाद जो हैं। ठीक है, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो धाराएं हैं, हम पहला पार्ट पढ़े। मैंने बताया था कल, साधारण अपवाद में 2 भाग हैं, एक बचाव का और एक प्राइवेट प्रतिरक्षा का। तो बचाव वाले भाग के हमने धारा 84 तक कल पढ़ लिए थे। धारा 84 तक मैंने कल बता दिए थे। आज ये धारा 85 से 95 तक की धारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे उसके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा भी आज ही कवर करेंगे। ठीक है, तो साधारण अपवाद हम आज खत्म कर देंगे। देखिए, ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है और संभावना यही है कि इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। ये जो 10 धाराएं हैं, इनके किसी न किसी एग्जाम्पल से प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए आप इसको पूरा देखिए और इसको समझ लीजिए क्या है। देखिए, शुरू करते हैं। पहली धारा देखिए, धारा 85। धारा देखिए, आपको मैंने बताया कि धारा याद करनी नहीं। अगर याद हो जाती है, आप किसी तरह से याद कर लेते तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नसीब ही खराब हुआ तभी आपके एग्जाम में धारा पूछी जाएगी, वरना सिर्फ एग्जाम्पल कि क्या अपराध हुआ या नहीं हुआ, कहाँ वर्णित है, बस इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। देखिए, इच्छा के विरुद्ध नशे में होने के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं है। यानी किसी ने अगर एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति नशा नहीं करना चाह रहा लेकिन किसी चीज़ में मिलाकर नशा करा दिया, या कहीं बैठे हैं, उसने गलत उद्देश्य से, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको दारू पिलाता रहा, ठीक है, वो करना नहीं चाह रहा था, इस तरह से अगर उसने पी लिया और अगर उसने कोई अपराध कर दिया तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा उसका कोई कार्य, क्योंकि उसको, यहाँ भी यह है कि उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होना चाहिए। उसको जो वो कार्य कर रहा है उसके अच्छे बुरे का ज्ञान ना होने की हालत में अगर वो होगा तब वो अपराध नहीं होगा। तो ये इच्छा के विरुद्ध नशे में होने के कारण। ठीक है, अब इसका एक अपवाद, ये जो धारा 85 है, इसका एक अपवाद, इसका लोग गलत फायदा उठा लेंगे ऐसे तो, कि भाई मैं नशे में था, मुझे तो ज़बरदस्ती नशा करा दिया था इसलिए मैंने उसको मार दिया या उसको चोट पहुंचा दी। ऐसा नहीं है, इसका भी अपवाद कानून में दिया गया है धारा 86 में ही। इसकी अगली धारा 86 कि इच्छा से नशा करके किया गया कार्य अपराध है। अगर तुमने खुद दारू पी ली घर बैठकर, खुद नशा कर ले और जाके किसी को मार दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वो उसको छूट में नहीं आएगा। आप उसके लिए दावा नहीं करेंगे कि मैं तो धारा 85 के अंतर्गत छूट में आऊँगा, मैं तो नशे की हालत में मैंने कार्य किया है। ठीक है, वो इच्छा के विरुद्ध वहाँ लगा हुआ है। धारा 85 में इच्छा के विरुद्ध है। यहाँ अगर इच्छा से नशा करके आप कोई कार्य करेंगे वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये आप एग्जाम्पल देकर उसका पूछ सकता है कि राम ने घर बैठकर नशा किया या दारू पी या शराब पी और जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा किया या किसी को गोली मार दी, क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर खुद की उससे करता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 87 देखिए, आपसी सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या सख्त चोट करने का आशय न हो। ये क्या? देखिए, कुछ खेल होते हैं, कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गई, ठीक है, तलवारबाजी हो गई, क्योंकि सहमति होती है दोनों खिलाड़ियों की सहमति होती है उस दौरान, क्योंकि उनका एक दूसरे का आशय किसी को मृत्यु कारित करने का तो होता नहीं है, वो सिर्फ खेल होता है, खेल के लिए वो सहमति देते हैं। तो उसमें अगर किसी को चोट लग जाती है, ध्यान रखना, चोट लग जाती है सिर्फ, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु में ये मान्य नहीं है ये धारा। अगर मृत्यु हो जाती है वहाँ मान्य नहीं है, या गंभीर चोट हो जाती है,
या गंभीर चोट हो जाती है, ठीक है। गंभीर चोट क्या क्या होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें भी ये मान्य नहीं है। गंभीर चोट में देखिए क्या क्या आएगा, किसी की स्थायी रूप से आँख खत्म हो गई, कान सुनने की क्षमता चली गई, किसी का दांत टूट गया, हड्डी टूट गई, जोड़े टूट गए, या ऐसी चोट लग गई जिससे कम से कम 20 दिन वो अस्पताल में रहा, 20 से ज़्यादा दिन अस्पताल में रहा। ये सारे गंभीर, घोर उपहति, एक इसके लिए शब्द आता है घोर उपहति, आप आगे पढ़ेंगे, घोर उपहति ये शब्द आएगा, क्योंकि शब्द भी आपको जानना जरूरी है, पेपर में वो शब्द लिख कर दे सकता है इस तरह से, घोर उपहति। आप वहाँ समझिए कि ये क्या है। घोर उपहति का मतलब होता है गंभीर चोट, ठीक है। वो आगे हम 7-8 प्रकार की हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सहमति से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं जिससे मृत्यु या सख्त चोट करने का कोई आशय हमारा नहीं है, और वहाँ पर अगर चोट लग जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन उसी में भले ही सहमति से, आपसी सहमति से कर रहे हैं, लेकिन उसी में अगर मृत्यु या गंभीर चोट, जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल बताऊँ, जादूगर होते हैं, किसी के सर पर सेब रखकर और तीर मारते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि सामने वाले जिसके सर पर सेब रखा है वो सहमति है, लेकिन उस जादूगर को पता है कि अगर तीर थोड़ा सा नीचे आ गया तो उसके सर में लग सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उस जादूगर को पता है। तो अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है कि सेब पर तीर मारा जादूगर ने, या किसी भी इंसान ने, तीरंदाज ने तीर मारा सेब पर और वो जाकर उसके शरीर पर लग गया, उस इंसान को लग गया जिसके सर पर सेब रखा है, वो छूट किया, उसको छूट नहीं मिलेगी, उस तीरंदाज को छूट नहीं मिलेगी और वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धारा 87 आपसी सहमति, ठीक है। धारा 88 सहमति से फायदे के लिए किया गया कार्य। अब सहमति से फायदे के लिए किया गया कार्य, देखिए इसमें क्या आ जाएगा, डॉक्टर, इसमें डॉक्टर का कार्य आ जाएगा। डॉक्टर आपने देखा होगा कोई ऑपरेशन करते हैं या गंभीर कोई बीमारी किसको जाती है, क्योंकि डॉक्टर का देखिए उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता, सद्भावपूर्वक होता है। एक शब्द मैंने आपको बताया था, सद्भावपूर्वक। डॉक्टर का उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता, ठीक है, वो इंसान को बचाना ही चाहता है। तो अगर उसमें, क्योंकि वो पहले सहमति लिखा लेते हैं, ऑपरेशन करने अगर जाते हैं, आपने देखा होगा अस्पताल में पहले सहमति लिखा लेते हैं, ठीक है। तो अगर उस दौरान कोई घटना घट जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है मरीज पेशेंट की, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर की लापरवाही से, यहाँ भी शब्द क्या है, सावधानी पूर्वक अगर डॉक्टर करता है, अगर मान लो डॉक्टर ने ऑपरेशन करते टाइम पेट में कैंची छोड़ दी, ऑपरेशन करते टाइम पेट में कैंची छोड़ दी, तब उसको छूट नहीं मिलेगी, और अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो, ठीक है। तो सद्भावपूर्वक एक शब्द क्या होता है यहाँ, सद्भावपूर्वक, सहमति से फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। 89 देखिए, संरक्षक की सहमति पर 12 वर्ष, ये उम्र याद रखना, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे या उन्मुक्त व्यक्ति, उन्मुक्त, अब देखिए मैंने उन्मुक्त शब्द जानबूझ के लिखा था यहाँ, मैं इसकी जगह पागल व्यक्ति भी लिख सकता था, लेकिन आपको ये शब्द जानना जरूरी है, उन्मुक्त। उन्मुक्त व्यक्ति किसको कहेंगे, उन्मुक्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति, ठीक है। पागल व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य, मान लो कोई बच्चा है 12 साल से कम उम्र का है, उसको बीमार हो गया, उसको ऑपरेशन करना है, तो उसकी सहमति कौन देगा, उसका संरक्षक देगा। संरक्षक कौन, माता पिता हो गए। या कोई बच्चा 12 साल से कम का बच्चा कहीं हॉस्टल में रह रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई, सीढ़ी से गिर गया, तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो माँ बाप तो वहाँ है नहीं, वहाँ उसका संरक्षक कौन है, उसका जो हॉस्टल का बर्डन होगा, ठीक है, हॉस्टल का जो बर्डन होगा उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, वहाँ पर वो सहमति देगा। अगर तब बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस बर्डन ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। धारा 89 सिर्फ ये कहती है। 90 देखिए, 90 में क्या है, डरा धमका कर दी गई सहमति मान्य नहीं। ये सम्मति है, देखिए सम्मति और सहमति एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी डरा धमका कर, आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, बॉलीवुड की फिल्मों में गद्दार क्या करते हैं, उसको धमका कर बोले ऐसा बोल दे और ऐसा बोल दे, हमारे खिलाफ गवाही दे दे और ये कर दे और वो कर दे, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा। तो डरा धमका कर अगर कोई सहमति देता है इस तरह के, उसमें भी डरा धमका कर कोई सहमति ली गई है तो वो मान्य नहीं है, ये इसका अपवाद है, धारा 90, ध्यान रखना। अच्छा, धारा 91 क्या है, यहाँ रह गई। धारा 91 में इनके ऊपर ये जो सहमति वाले कार्य हैं, सहमति वाले कार्यों में भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अगर सहमति के बावजूद भी कराए जाए तब भी अपराध है। यानी हमने उसको कराने की सहमति दे दी, लेकिन सहमति से भी किए गए कार्य वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे गर्भपात कराना एक अलग अपराध है, भले चाहे महिला वो सहमति दे रही है, महिला उसके पति सहमति दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपराध रहेगा। तो धारा 91 में वही आ जाता है, गर्भपात, लिख लेना इसको आप,
यहाँ रह गई, गर्भपात कराना अपराध आएगा, गर्भपात कराना अपराध की श्रेणी में आएगा। भले ही इसमें सहमति के बावजूद की गई हो, भले ही सहमति से की गई हो, सहमति हो, इतना लिख लेना, ठीक है। गर्भपात। धारा 92 देखिए, धारा 92, बिना सहमति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। बिना सहमति के एग्जाम्पल में आपको दे सकता है कि सड़क पर एक दुर्घटना हो गई, सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक व्यक्ति चोट लगने से बेहोश हो गया, किसी व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो जो अस्पताल लेकर जा रहा है उसने कोई अपराध किया? नहीं किया, उसको इसी के अंतर्गत छूट मिलती है, धारा 92। समझ गए। एक दूसरी चीज़, एक तो एक्सीडेंट वाला हो गया, एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? 92 के अंतर्गत। अगर उसकी कोई मदद करता है, अस्पताल लेकर जाता है और उसकी वहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। एक दूसरी, एक मान लो किसी बच्चे को शेर उठाकर लेकर जा रहा है, बाघ उठाकर लेकर जा रहा है, किसी ने देखा कि बच्चे को उठाकर लेकर जा रहा है, उसको बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, यहाँ देखिए, यहाँ नियत देखी जाएगी कि बच्चे को बचाने के लिए ही वो ऐसा कार्य कर रहा है। उसने बंदूक उठाई और उस पर निशाना लगाता है, शेर पर निशाना लगा रहा बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वो गोली, जब उसने गोली चलाई तो वो शेर को न लगकर बच्चे को लग गई, बच्चे की टांग में लग गई, तो ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ बस उसकी नियत देखी जाएगी कि उसकी नियत क्या बच्चे को बचाने की थी या बच्चे को मारने की थी। ठीक है, अगर उसकी नियत सही थी, नियत बच्चे को बचाने की थी, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी ये घटना भी। ठीक है, तो ये धारा 92 हो गई। धारा 93 देखिए, फायदे के लिए दी गई सूचना, फायदे के लिए दी गई सूचना कोई अपराध नहीं है। यहाँ भी एक शब्द जुड़ जाएगा, फायदे के लिए दी गई सूचना, सद्भावपूर्वक, फायदे के लिए सद्भावपूर्वक दी गई सूचना। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण समझिए, ये क्या होगी, कौन कौन सी सूचना हो सकती है। जैसे डॉक्टर किसी मरीज को कहता है, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद, रिपोर्ट्स चेक करने के बाद मरीज को बताता है कि आपको कैंसर है और आप अगले 6 महीने तक ही जीवित रहेंगे। ये सुनकर उस मरीज को धक्का लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, इस तरह की सूचना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, अप्रैल फूल में जो सूचनाएं दी जाती हैं वो सद्भावपूर्वक नहीं होती, विधिपूर्ण नहीं होती। इस तरह की सूचना अगर कोई देता है मजाक करने के लिए, अप्रैल फूल पर जो सूचनाएं दी जाती हैं, किसी को फ़ोन कर देता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ आ जाओ जल्दी से, वो हॉस्पिटल में है, इस तरह के पागल बनाने के लिए जो सूचनाएं दी जाती हैं, उससे अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है जिसको सूचना दी गई है और उस तरह की कोई घटना हो जाती है, उसको कुछ क्षति हो जाती है, वो अपराध की श्रेणी में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कौन सी सूचना है? जो सद्भावपूर्वक विधिपूर्ण तरीके से दी गई हो, जैसे डॉक्टर किसी मरीज को या मरीज के घर वालों को देता है तब। ठीक है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। धारा 94 देखिए, धारा 94, धमकी या डराकर कराया गया कार्य अपराध नहीं। धमकी से या डराकर कराया गया कार्य, अब इसमें क्या है, किसी को डरा धमका कर कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा, तू उसको मार दे, क्या यह अपराध की श्रेणी में आएगा? देखिए, डरा धमका कर हम कौन से कार्य करा सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे किसी गांव में चोर आए, किसी का एक का घर खुला में बाहर सो रहा था वो उसको चोरों ने अपनी गिरफ्त में लिया और तमंचे से कहकर बता उसका घर कहाँ पर है। उसको घर बताने के लिए ले गए, तो उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो तमंचे की नोक पर था, उसको अपनी जान की सुरक्षा चाहिए थी, उसको घर बता दिया। अब जिसका घर बताया वो उसको केस नहीं कर सकता कि इसने मेरे घर की सूचना चोरों को दी। ठीक है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा, मान लो कोई लोहार है, डकैतों ने, चोरों ने उस लोहार को ले जाकर किसी भी जगह का, किसी के घर का, किसी का भी, उसको डरा धमकाकर, तमंचा दिखाकर जान की हानि पहुंचाने की धमकी देकर उसको वो ताला तुड़वा लिया। ठीक है, तब भी उस लोहार ने, ताला तोड़ना वैसे अपराध है, लेकिन क्योंकि वो धमकी के अंदर किया गया है इसलिए वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और कौन सी धारा के अंतर्गत ये छूट है? धारा 94 में। लेकिन डरा धमका कर आप किसी की मृत्यु नहीं कर सकते।
चाहे भले ही आपकी मृत्यु का खतरा क्यों ना हो आपके सर पर। चोरों ने आपको डरा दिया कि तू उसको मार, वरना मैं तेरे गोली मार दूंगा। आप किसी को मार नहीं सकते, वो उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी, वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। दूसरे केस में देश के विरुद्ध कोई सोचना देना, देश के विरुद्ध कोई सूचना देना, देश के विरुद्ध कुछ करना, जहां राष्ट्र की बात आ जाती है वहां फिर आपकी जान की कीमत नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह के दो तरह के, एक 302 में और एक राष्ट्र के विरुद्ध, देश के विरुद्ध अपराधों में इस धारा की छूट आपको नहीं मिलेगी। मृत्यु तो आप कर ही नहीं सकते किसी की, चाहे खुद आपकी मृत्यु का एक खतरा क्यों ना हो आपके ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। धारा 95 में तुच्छ हानि करना अपराध नहीं है। तुच्छ हानि, छोटी हानि, किसी के खेत से फूल तोड़ लिया, एक गन्ना तोड़ लिया, ठीक है, या आप भीड़ भाड़ में कहीं जा रहे हैं, धक्का लग गया, या किसी ने आपको नोच लिया, ये भी अपराध नहीं है। लेकिन महिलाओं के मामले में नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह की जो तुच्छ हानि वाली चीजें होती हैं, 1 रुपया किसी ने चुरा लिया, 1 रुपया किसी का उठा लिया, इसमें देखिए FIR भी नहीं होती है, मुकदमा भी नहीं लिखा जाता, तुच्छ हानि की श्रेणी में ये चीज़ें आती हैं। तो इससे इंसान को छूट मिली हुई है। उम्मीद करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, वैसे भी हमें जाननी आवश्यक हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सारी धाराएं कराई हैं। बस 95 तक हो गई है, 96 से 106 तक 10 धाराएं हमारी और रह गई हैं। कौन सी रह गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, उसको आप जरूर देखिए। अभी मैं इसके बाद हम उसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूं आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर नोट करते रहना, जो एग्जाम्पल मैंने बोले हैं, चाहे वीडियो को आप दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, जो एग्जाम्पल मैंने बोले हैं उन धाराओं के नीचे आप एग्जाम्पल जरूर नोट करते रहना, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा। सिर्फ ये पढ़कर आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि एग्जाम में देखिए ये चीज़ नहीं आएगी। एग्जाम में लिखी हुई, एग्जाम में लिखी हुई आपको क्या आएगा, एग्जाम्पल ही आएगा, कोई ना कोई केस बनाकर आपको देगा, इस केस में बताइए क्या निर्णय आएगा, ठीक है। तो हो सकता है वो पूछ ले कि किस धारा के अंतर्गत उसको छूट मिलेगी। तो ये धाराएं, 30 धाराएं याद करना मैं नहीं समझता कोई बड़ी बात है। 30 धाराएं याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 76 से 106 तक अगर हम साधारण अपवाद को ये याद कर लेंगे तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, हम आगे देख लेते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा, जो हमारा साधारण अपवाद का दूसरा पार्ट था। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, धारा 96 से लेकर 106 तक, इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या है। देखिए ये धाराएं हैं, धाराएं तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ को मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए किस तरह से इसमें चीज़ें आएंगी, क्योंकि यहाँ थ्योरिकल हो सकता है आपको समझ में ना आए, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ इसको। पहले आप समझ लीजिए। देखिए ओके, प्राइवेट प्रतिरक्षा हम पढ़ रहे हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा दो तरह की, अभी मैंने आपको बताया दो तरह की, एक शरीर संबंधी, ठीक है, और एक संपत्ति की, ठीक है। शरीर संबंधी और संपत्ति संबंधी। धारा 97 हमारा आ जाएगा, जान व माल की प्रतिरक्षा का, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी आत्मरक्षा का अधिकार, तो ये धारा 97 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखिए शरीर के संबंध भी, शरीर के संबंध भी हमारा दो तरह का वो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, देखिए शरीर, एक तो स्वयं के, शरीर में भी एक तो स्वयं की भी रक्षा कर सकते हो आप और अन्य की। मान लो घर पे अपने परिवार में किसी की, या रास्ते में आप कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ भी आप किसी की भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का, उसमें आत्मरक्षा में उसको बचाने के लिए आप कार्य कर सकते हैं, वो भी अधिकार दिया गया है। आप स्वयं देखिए इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हुई अपने स्वयं की आत्मरक्षा में और किसी दूसरे की आत्मरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप भी तो एक रिएक्शन करेंगे, जब कोई आपको मारने आएगा आप भी रिएक्शन करेंगे। उस रिएक्शन में आप क्या क्या कर सकते हो, देखिए उसमें आप मृत्यु कर सकते हो उसकी, इसकी परिस्थितियां हैं वो भी बताऊंगा। मृत्यु कर सकते हो या कोई अन्य हानि कर सकते हो, कोई चोट पहुंचा सकते हो या और कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसी देखिए संपत्ति की रक्षा आप किस किस की कर सकते हो, अपनी संपत्ति की, स्वयं की संपत्ति की और किसी अन्य की। ये आप यहाँ समझते रहना, ठीक है। स्वयं की भी कर सकते हो, किसी अन्य की भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी अगर कोई आपकी संपत्ति को चुराने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसमें भी आपके पास दो अधिकार, दो विकल्प रहेंगे। क्या कर सकते हैं आप, उसकी मृत्यु कर सकते हैं
उस इंसान की मृत्यु कर सकते हैं आप, और कोई अन्य क्षति भी उसकी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, मृत्यु कारित करने तक शरीर संबंधी अपराध में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक, वो धारा 100 है हमारी, यहां लिख लेना आप। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये हो गया धारा 100 में, ये धारा 100 हो गई, यानी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब होगा। अब आप लिख लीजिए इसको। देखिए, इसमें कुछ प्रकार दिए गए हैं। पहला, जब आपको अपनी मृत्यु का अंदेशा हो, आपको अपनी मृत्यु का खतरा हो, मृत्यु का अपनी या किसी अन्य की, ठीक है। एक तो मृत्यु, कोई आपको मारने आ रहा है, आपके परिवार में किसी को मारने आ रहा है, किसी दूसरे को मारने आ रहा है, बिल्कुल मारने ही वाला है, तब आप उसको कर सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आप कोई आपकी तरफ को मुक्का तान कर अगर बोल रहा है कि मैं तेरे को मार दूंगा, आप ये नहीं है कि तमंचा निकाल के उसको गोली मार देंगे, मुक्के से कोई मरता नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ नहीं है। दूसरा, हाँ, कोई गोली मार रहा है, आपको गोली मारने के लिए तमंचा तान लिया है उसने, और बिल्कुल ट्रिगर दबाने वाला है, तब आप उसको गोली मार सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा इसमें रहता है घोर उपति। घोर उपति मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। घोर उपति में क्या क्या आती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्थायी रूप से आंख आपकी खराब हो जाए, आप आँख पर चोट लग जाए, स्थायी रूप से आपको दिखना बंद हो जाए आँख से, कान की सुनने की क्षमता चली जाए, कोई दांत भी अगर टूट जाए, दांत भी घोर उपति में आता है, ठीक है, गंभीर चोट में आता है। दांत हो जाए, कोई हड्डी टूट जाए आपकी, आप 20 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहें, कोई ऐसी चोट जिससे आपका जीवन को खतरा है, और पेट के अंदर कोई ऐसी चोट लग जाए जिससे आपको जीवन पर खतरा हो जाए, कोई जॉइंट टूट जाए, हड्डी टूट जाए और जॉइंट टूट जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, घोर उपति में आती हैं। तीसरा देता है आपका बलात्कार को। किसी महिला के साथ अगर कोई बलात्कार करने की कोशिश करता है तो महिला उसको मार सकती है, उसको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। कौन सी धारा, धारा 100 में, ठीक है। नंबर 4 देखिए, एक एसिड अटैक की जो भी अभी जुड़ा है, एसिड अटैक अगर किसी पर होता है तब भी वो उसको जान से मारने का अधिकार उसको है। पांचवा इसमें है अननेचुरल, अप्राकृतिक संबंध मतलब जैसे कोई आपने सुना होगा, आजकल खबरें आती है, किसी बच्चे के साथ किसी व्यक्ति ने 40-50 साल के व्यक्ति ने किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, धारा 377, इस तरह के केसेज में, ठीक है, अगर कोई करता है तो अभी वहाँ मृत्यु कारित करने तक का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। छठा है इसका सदोष परिरोध। अब देखिए, सदोष परिरोध क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। सदोष अवरोध और परिरोध, ये क्या होता है। इधर को मैं जा रहा हूं, मुझे जाने का पूरा अधिकार है, किसी रास्ते पर मैं जा रहा हूं, उस रास्ते पर जाने का मुझे पूरा अधिकार है, और कोई मेरा रास्ता रोक ले, सामने से कोई सामने से मेरा रास्ता रोक ले, तो ये क्या हो जाएगा, सदोष अवरोध हो जाएगा। ये इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ आ गया ये हो जाएगा सदोष अवरोध। दूसरा, आपको कोई किसी कमरे में बंद कर दे या चारों तरफ से आपका रास्ता ब्लॉक कर दे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और आप बीच में फंस जाएं, वो हो जाएगा सदोष परिरोध, ठीक है। वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो सदोष परिरोध हो जाएगा, यानी एक तरफ को रास्ता जाना बंद करे तो सदोष अवरोध। लेकिन सदोष अवरोध भी किसके, किसी लोक सेवक के खिलाफ नहीं। कि अगर लोक सेवक कोई तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, मोटरसाइकिल चेकिंग चल रही हो, पुलिस वाला आप तुम्हें रोक रहा है, सामने से रोक रहा है, और तुमने सोचा कि मुझे तो सदोष अवरोध हो रहा है, मुझे तो इसके खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है और मैं इसको निकल जाऊं, ऐसा नहीं, लोक सेवा के खिलाफ ये अधिकार नहीं मिलता, ठीक है। सदोष परिरोध हो गया। और एक लास्ट है व्यापहरण। व्यापहरण मतलब किडनैपिंग। एक किडनैपिंग में आपने सुना होगा, किडनैपिंग का मतलब होता है व्यापहरण, लेकिन आपने अपहरण के लिए इसका यूज होता सुना होगा। अपहरण क्या होता है, अपहरण होता है वयस्क व्यक्तियों का, एक तरह से समझ लीजिए वयस्क में, और व्यापहरण होता है माइनॉरिटीज में, माइनर में, जो बच्चे अभ्यस्क होते हैं, बच्चे बच्चियां, उनका होता है तो वो व्यापहरण होता है, ठीक है, बहला फुसला कर एक तरह से, तो वो व्यापहरण में आता है। तो किडनैपिंग में अगर कोई व्यापहरण कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, तब भी उसको जान माल का
जान की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये 7 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी देखिए एक चीज़ है, कंडीशन है। अधिकार कब मिलेगा? ये अधिकार आपको धारा 100 में मिल गया, लेकिन ये कब तक बना रहेगा? ठीक है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ और बना रहना कब तक बना रहेगा? देखिए, जैसे आपको लगा कि मैं खतरे में हूँ, आपको लगा मैं खतरे में हूँ, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका शुरू हो गया, और बना कब तक रहेगा? जब तक आप पर खतरा बना रहेगा। जब तक आप पर खतरा बना रहेगा, किसी ने आप पर गोली तान ली, तब तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो गया। लेकिन गोली तान कर वो उसका माइंड चेंज हो गया और वो जाने लगा, और तब पीछे से आप उसको जाकर मार दें, तब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका माइंड चेंज हो गया और वो जा रहा है, आप पर अब कोई खतरा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये धारा कौन सी में है? 102 में क्या है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ और बना रहना कब बना रहेगा। अब देखिए, एक दूसरी चीज आ जाती है कि अन्य हानि, हम मृत्यु कब नहीं कर सकते। ये केस हो गए मृत्यु करने के, इनके अलावा कुछ है तो आप छोटी मोटी चोट किसी को अपने बचाव करने के लिए पहुंचा सकते हैं। ये कौन सी धारा में है? देखिए 101। धारा 100 में मृत्यु कारित करने तक है, और धारा 101 में क्या है? कब मृत्यु से अलग कोई अपहानि कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इन 7 केस से। इन 7 केस से अलग कोई होता है अगर शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में 7 केस है: मृत्यु, घोरोपति, बलात्कार, एसिड अटैक, अप्राकृतिक संबंध और सदोष परिरोध और व्यपहरण। ये 7 कंडीशन है। इस 7 कंडीशन के अलावा ये चीज नहीं है, अगर वहां उपस्थित इन चीजों का खतरा नहीं है, तो आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आप छोटी मोटी चीज बचाव छुड़ाने के लिए मुक्का मार दिया, कुछ कर दिया, इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये शरीर से संबंधित हो गए। और अब देख लेते हैं संपत्ति वाला हमारा। संपत्ति के विरुद्ध क्या क्या है? संपत्ति के विरुद्ध स्वयं की संपत्ति या अन्य की संपत्ति, और ये मृत्यु कारित करने तक कब होता है? ये धारा 103 है। देखिए धारा 103, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक, यानी संपत्ति की अपनी और दूसरे की, किसी अन्य की भी संपत्ति का आप अधिक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उसका बचाव कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति की और समाज की और सारी संपत्ति की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य की होती है। राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों आ जाती है, राज्य की होती है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या में हर एक व्यक्ति के पास पुलिस या ऐसी मदद नहीं पहुंच सकती इतनी तुरंत जल्दी। तो सभी नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं कि अपनी सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं और अपनी संपत्ति की सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं, किसी दूसरे की भी कर सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में कर सकते हैं आप? ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। अगर आपको किसी की मदद लेने का समय है, अगर आपको किसी की मदद लेने का समय है, तब आप किसी की मृत्यु कारित नहीं कर सकते। तब आप मदद के लिए पहले कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है? तब आप मदद के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मदद मिलने का समय नहीं है और आपकी जान को या आपके माल को खतरा है, तब आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें देखिए मृत्यु करने तक कब हो सकते हैं? इसके 4 है। देखिए, पहला इसका है लूट। कोई आपसे लूट कर रहा है, ठीक है। देखिए, लूट और डकैती में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लूट कब डकैती बन जाती है आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब ये आ गया लूट, अगर 5 से कम व्यक्ति हैं, 2-3-4 लोगों द्वारा अगर ये की जा रही है लूटपाट, वो लूट की श्रेणी में आएगी। यही लूटपाट में अगर 5 व्यक्ति हो जाएंगे, 5 या 5 से ज़्यादा, तब वो डकैती बन जाएगी। तब वो क्या बन जाएगी? डकैती बन जाएगी, ठीक है। एक लूट में हो गया। दूसरा हो गया रात्रि गृह भेदन। रात्रि गृह भेदन मतलब रात में किसी के घर में अवैध तरीके से घुसना, रात्रि गृह भेदन हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा आग द्वारा रिष्टि। अब देखिए, रिष्टि एक शब्द आ गया, एक शब्द यहां आ गया रिष्टि। रिष्टि क्या होती है? किसी को नुकसान पहुंचाना। रिष्टि क्या हो गई? किसी को आग द्वारा, इस तरह की चीज़ें द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना। किसी के कमरे में कहीं पर अनाज भरा हुआ है, आपने उसमें पानी घुस दिया, उसको नुकसान हो गया, ठीक है। कहीं पे किसी की फसल खड़ी है, खेतों में फसल खड़ी है, गेहूं की जब फसल निकलती है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसमें आपने जाकर आग लगा दी, वो रिष्टि में आती है इस तरह की चीज़ें, किसी को हानि करना। और चौथा इसमें आता है, चौथी चीज इसमें आती है चोरी, रिष्टि या लूट में, लूट किसके साथ? विद डेथ, यानी मृत्यु के साथ। अगर ये चोरी, डकैती, रिष्टि इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें मृत्यु की संभावना है,
तब आप उसकी मृत्यु कर सकते हो। कैसे कैसे मृत्यु कर सकते हो? कोई चोर आपके घर में आए, ठीक है, चोर आपके घर में आए और आपके घर में आते ही आपके सर पर तमंचा रख दिया, बोले मेरे काम में बाधा मत डालना वरना तेरे को खत्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं माने, आपने कुछ उसको बचाव करने के लिए, अपनी संपत्ति का बचाव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन किया, उसने आपके ऊपर गोली चला दी, गोली आपके कहीं हाथ में या कहीं लग गई और आपने एक धारदार चाकू उठाया और चाकू उसके फेंक के मारा और वो पेट में लग गया, उसको मर गया, तब यहाँ आपको अधिकार है, ठीक है। यहाँ आपको अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन एक दुबला पतला सा अकेला चोर किसी घर में गया, वहाँ पहले से ही 3-4 भाई हैं, पहलवान टाइप के भाई हैं, और वो चोर उस घर में घुस तो गया, लेकिन जब उसने देखा कि 4-5 लोग और मैं फंस गया, उसने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगा जी बाबूजी माफ, गलती हो गई जी, आगे से नहीं आऊँगा, मैं गलती से आपके घर में आ गया। लेकिन फिर भी उन 5 भाइयों ने उसको मार दिया कि ये तो चोर है, चोरी करने आया है। देखिए यहाँ पर ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा। जब चोर ने सरेंडर कर दिया, जब चोर को आपने या तो पकड़ लिया, पकड़ने के बाद भी आप उसको नहीं मार सकते, पकड़ने के बाद, ठीक है, चाहे कितना भी वो है, अगर आपने उसको पकड़ लिया, आप उसको पकड़ने के बाद नहीं मार, पकड़ने से पहले अगर वो आपको कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, आपकी मृत्यु करने की कोशिश करता है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पकड़ लिया, फिर क्या काम बचता है? फिर आपका कर्तव्य है कि उसको आप कहाँ करेंगे? पुलिस को देंगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें थी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में: लूट, रात्रि गृह भेदन, आग द्वारा रिपोर्ट, चोर रिष्टि या लूट विद डेथ, यानी मृत्यु के साथ इन चीज़ों का खतरा हो। और अन्य कब कर सकते हैं हम? अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, जहाँ ये चीज़ें नहीं है, तो हम अपनी वैसे सुरक्षा कर सकते हैं छोटी मोटी किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये अब ऐसी देखिए, ये 104 है, कब मृत्यु से अलग कोई अपहानि कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया, जब ये 4 चीज़ें जहाँ पर उपस्थित नहीं, अगर इन 4 चीज़ों का खतरा नहीं है तो आप मृत्यु नहीं कर सकते, बाकी तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आप मृत्यु नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये धारा 104 हो गई। धारा 105 में क्या है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। जैसे चोर आपके घर में आए, आपको लगा कि मेरी संपत्ति को खतरा है, आपकी संपत्ति को, अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार आपका प्रारंभ हो गया। जब तक चोर आपके घर में रहेंगे तब तक वो अधिकार बना रहेगा, चोर चले गए तब आपका अधिकार खत्म हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखिए एक धारा आती है 106, एक धारा आती है 106, प्राणघातक हमले के विरुद्ध आत्मरक्षा, जिसमें किसी निर्दोष को हानि हो जाए। हमला प्राणघातक है। आप रात्रि में कहीं से आ रहे हैं, एक एग्जांपल मैं इसका बताऊं, आप रात्रि में कहीं से आ रहे हैं, रात में कहीं से आ रहे हैं या कहीं को जा रहे थे, रास्ते में आपको 4-5 चोर मिल गए, हथियारबंद, इनके पास हथियार है, आपने देखा, उनकी नज़र आप पर नहीं पड़ी और आप पीछे को हो लिए, लेकिन तभी उनकी नज़र आप पर पड़ गई। आप तेज़ी से चले, उन्होंने आपको रुकने के लिए आवाज़ दी, बोले रुक जाओ, आपको लगा खतरा है, उन्होंने कहा रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। आपने क्या करा, एक पत्थर आपके हाथ में आया, पत्थर उठाकर पीछे की तरफ मारा। अब जहाँ आप थे वहाँ पर झोपड़ी वगैरह थी या कोई फुटपाथ पर सो रहा था, शहर में या कोई फुटपाथ पर सो रहा था, वो पत्थर उन चोरों को ना लगकर पत्थर उस इंसान को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो आपने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि आपकी जान को खतरा था, अपनी आत्मरक्षा में आपने वो पत्थर फेंका था और उसको गलती से लग गया। यही चीज़ है, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी निर्दोष को हानि हो जाए तो कोई अपराध नहीं बनता, लेकिन क्या हो, सद्भावनापूर्वक, मैंने फिर बताया सद्भावनापूर्वक हो, कोई गलत इंटेंशन ना हो। ये चीज़ें हो गई। ये जो 2-3 धाराएं यहाँ रह गई थी, एक धारा इंपोर्टेंट क्या थी, 98, विकृत व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार। एक मैंने आपको कल धारा पढ़ाई थी, धारा 84 कि पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। अब जब पागल व्यक्ति द्वारा कोई किया गया कार्य अपराध नहीं है, तो पागल व्यक्ति अगर हमें मारने आए तो उस धारा के अनुसार तो वो हमें मार सकता है और उसका कोई कार्य अपराध नहीं है, ठीक है। लेकिन धारा 98 हमें पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी, विकृत व्यक्ति के विरुद्ध भी आत्मरक्षा का अधिकार उसी तरह देती है, उसी तरह अधिकार है जैसे हमें किसी सही व्यक्ति के विरुद्ध होता। अगर पागल व्यक्ति कोई हमें आ रहा है और मृत्यु कारित कर रहा है तो हम इसकी मृत्यु तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके खिलाफ भी हमें वैसे ही अधिकार प्राप्त है जैसे किसी आम इंसान के खिलाफ। तो एक ये धारा हो गई, धारा 98। धारा 84 का अपोजिट है धारा 98, ठीक है। अच्छा, धारा 99, कार्य जिनके विरुद्ध आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य, जितने भी कार्य हैं अगर लोक सेवक द्वारा किए जा रहे हैं तो इनके खिलाफ आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है। इनके खिलाफ आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है लोक सेवक के द्वारा किए गए कार्यों में। वो कहां पर छूट है, वो धारा 99।
आप ये ध्यान रखना। तो ये धारा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए क्या धाराएं आपको ध्यान रखनी है वो मैं एक बार बता देता हूँ। एक धारा 97 आपको याद रखनी है, जान व माल की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ये आपको नहीं भूलनी है। धारा 97 किस में दिया गया है, जान व माल की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 97 में। एक धारा आपको 100 नहीं भूलनी है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से किसी तरह से भी दे दे तो अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की, अगर हमारे शरीर को कोई खतरा है तब उसकी आत्मरक्षा करने का अधिकार मृत्यु कारित करने तक। मृत्यु कारित करने तक कौन सी धारा में दिया गया हमें, 100 में। एक धारा 103 इसी तरह से संपत्ति के लिए, ठीक है, एक धारा 103 संपत्ति के लिए कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक, वो 103 में है, अपनी संपत्ति की या किसी दूसरे की संपत्ति की, ठीक है। एक यहां पर राष्ट्र की, अगर किसी सरकारी संपत्ति को खतरा है ना, तब भी आप उसकी मृत्यु कारित करने तक कर सकते हैं। ये 5वां पॉइंट यहां पर मुझे याद आ गया, 5वां पॉइंट यहां पर लिख लेना, सरकारी संपत्ति के विरुद्ध, ठीक है। सरकारी संपत्ति, कोई रेलवे लाइन है उसको उखाड़ रहा है, उसको भी आप रक्षा कर सकते हैं। स्कूल है या कोई भी सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो भी आप उसकी भी रक्षा आप कर सकते हैं। ये भी अधिकार आपको धारा 103 में संपत्ति की प्राइवेट रक्षा में दिया गया है, ठीक है। ये धारा हो गई 101, 103, धारा 97 और धारा 98 विकृत व्यक्ति वाली, क्योंकि ये धारा 84 का अपवाद है, एक तरह से उसके विरुद्ध है, तो ये धारा 98। बस ये धाराएं आपको याद करने की हैं, धारा 97, 98, धारा 100 और धारा 103। ये 4 धाराएं आपको जरूर याद करनी है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, एक निर्दोष वाली दे सकता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है निर्दोष वाली का, धारा 106 जो है, ठीक है। प्राणघातक हमला, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कहीं जा रहा है, इस तरह का एग्जाम्पल बना के आपको दे सकता है कि मारना किसी को चाह रहा था, लग किसी को गया, क्या ये अपराध हुआ, नहीं, ठीक है। तो ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साधारण अपवाद सारे समझ में आ गए होंगे और मज़ा आया होगा पढ़ने में, आपको जानकारी मिली होगी कि हाँ क्या ये अधिकार भी हम लोगों को मिले हुए, आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। साधारण अपवाद हमारे पूरे हो गए हैं। आगे को हम लोक सेवक वगैरह के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं जहाँ से प्रश्न संभवतः बन सकते हैं। कुछ मुख्य केसों की, दुष्प्रेरण हो गया हमारा, लोक सेवक के विरुद्ध अपराध हो गए, लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध हो गए, कि अगर कोई लोक सेवक ही अपराध करे तो वो किस श्रेणी में आएंगे, किस धारा में आएंगे, क्या सजा है उसकी, और लोक सेवक के विरुद्ध किए गए अपराध, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे कल वाले वीडियो में, ठीक है। अगले 2 वीडियो में मैं आईपीसी खत्म कर दूंगा, क्योंकि देखिए आईपीसी से, पूरी आईपीसी पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इतना टाइम खराब करना। इतना टाइम अगर मैथ और रीजनिंग में देंगे, जितना टाइम यहाँ देंगे उतना टाइम मैथ और रीजनिंग में अगर हम देंगे, वहाँ हमारा स्कोर ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको दरोगा बनाएंगे, ये आप ध्यान रखना। मैथ रीजनिंग हिंदी, ये चीज़ हो गई। आईपीसी से 2 प्रश्न आएंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 5 वीडियो से अगर हम 2 प्रश्न मिल जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। 5 वीडियो कितने की हो जाएंगी, 2.5 घंटे की हो जाएंगी, ठीक है। आधा घंटे की, 30-35 मिनट की मेरी वीडियो है सारी, 5 वीडियो से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। दूसरा सीआरपीसी के मैं 2 से 3 वीडियो में उसको खत्म कर दूंगा सीआरपीसी को, ठीक है। उसमें अधिकार दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक्ट हमारे कुछ रहेंगे, क्या पढ़ना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक्ट हमारे कुछ रहेंगे, जैसे आयकर अधिनियम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। SC/ST वाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये कुछ अधिनियम रहेंगे जो मैं 2 से 3 वीडियो में सारे अधिनियम खत्म कर दूंगा। इतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का आप इसको करिए, इसको कीजिए, जितना बताता जा रहा हूँ आप उसको करिए, ठीक है। इसको करते रहिए, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।